अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब ने इशाइया की दावत दे दी है, खाने पे बुला लिया है और 8 बजे रात को खाना होगा और खाना होगा अब बजट की मंजूरी की खुशी में। और दावत दी है उन्होंने तमाम पीटीआई के अरकान असम्बली को और इत्तेहादी जमातों को। देखने में ये कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन उनको असल में ये दावत देनी चाहिए थी अपोजिशन जमातों को, ख़ास तौर पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो को, आसिफ अली जरदारी साहब को और अपोजिशन की जमातों के दीगर कायदीन, उन सब को भी अब बुलाना चाहिए था। बल्कि अपने इत्तेहादियों और हुकूमती अरकान को रहने देना चाहिए था कि जनाब आपकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपोजिशन ने अगर हुकूमत को इस तरह वॉक ओवर ना देती तो शायद हुकूमत के लिए बजट को इतनी आसानी से मंजूर कराना मुमकिन ही ना होता। और अपोजिशन जो ये दावे करती थी कि हम इस बजट की राह में आहनी दीवार बन के खड़े हो गए और किसी सूरत इसको कामयाब नहीं होने देंगे, उनका अपना आलम यह था कि वो अहम तरीन दिन, जिस दिन कौमी असम्बली में बजट के ऊपर कट मोशंस थे और उसके साथ साथ जो 30 खरब रुपए की ग्रांट्स की मंजूरी का मामला था, अपोजिशन उस इजलास में थी नहीं, आई नहीं। यानी कि आप उनकी गैर संजीदगी का रवैया और उनकी जो तमाम मामलात से बिल्कुल इर्रेलेवेंट होना है, वो बड़े आसानी के साथ साबित हो जाता है। क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हुकूमत ने 30 खरब रुपए से ज़ायद के 49 मुतालबात ज़र उनकी पेश किया था और उन मुतालबात ज़र को उन्होंने बड़े आराम से मंजूर करा लिया। और इस मौके पर कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान तो मौजूद थे, वज़रा भी मौजूद थे, अच्छी खासी तादाद में मौजूद थे। और अगर कोई मौजूद नहीं था तो वो अपोजिशन थी। और इन हालात में अगर अपोजिशन ये कहे, ये दावे करे और ये तवक्को रखे कि जनाब हम इस हुकूमत को गिरा देंगे, तो इसके ऊपर बस हंसी आ सकती है। क्योंकि अगर हुकूमत को गिराने के लिए वो अगर ऊपर हाथ दुआ उठा के ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अल्लाह की तरफ, या फिर उनकी नज़र है पिंडी की तरफ, क्योंकि अपने तौर पर तो शायद वो ये काम ना कर सकें। जो लोग अपनी अक्सरियत की मौजूदगी में, अपनी ख़ुद की अक्सरियत की मौजूदगी में भी अपना कोई रोल अच्छे तरीके से अदा ना कर सके, तो उनकी मदद के लिए तो फिर मेरा नहीं ख्याल किसी को आना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में तो फिर ज़वाल ही ज़वाल है। ये सारी सूरत हाल आपके साथ में शेयर करता हूँ। हुकूमती अरकान असम्बली में मौजूद थे और अपोजिशन की तरफ से जो कट मोशंस थे वो तमाम के तमाम 967 कट मोशंस थे जो पेश किए गए थे अपोजिशन की तरफ से, जिनको मुस्तरद कर दिया गया बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। और मंज़र ये था कौमी असम्बली में कि वीरानी थी अपोजिशन बेंचेस पर। टोटल 6 अपोजिशन अरकान मौजूद थे जो वक्फे से आ जा रहे थे, कभी चले जाते थे, कभी आ जाते थे, कभी चले जाते थे, कभी आ जाते थे। और वैसे पार्लिमानी असूलों के मुताबिक दुनिया भर के जहाँ जहाँ पर भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम मौजूद है, वहाँ पर ग्रांट और कट मोशन के जो मुतालबात हैं, वहाँ पर वोट डालना बजट इजलास का एक अहम हिस्सा तस्वुर किया जाता है। क्योंकि यही वो मौका होता है जहाँ पर अपोजिशन हुकूमत को आड़े हाथों लेती है और वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ जगहों पर कट मोशंस अपने मंजूर भी कराती है और ग्रांट्स की मंजूरी के ऊपर भी अच्छा खासा वहाँ पर शोर भी मचता है। और वहाँ पर हुकूमत एक दबाव में आती है कि यहाँ पर एक अपोजिशन मौजूद है जो हमारी हर एक चीज़ पर नज़र रखे हुए है। लेकिन बदकिस्मती से ये मुसलसल दूसरा साल है जहाँ पर अपोजिशन ने हुकूमत को इस तरह का वॉक ओवर दिया और तनकीद का और अपने आप को लोगों के सामने ज़रा उभारने का, पॉलिटिकली उभारने का जो एक मौका था वो बिल्कुल ही ज़ाया कर दिया। अच्छा, बजट पेश करने से पहले अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और दीगर रहनुमा ये ऐलान कर चुके थे कई मरतबा कि जनाब हम इस बजट को पास ही नहीं होने देंगे और इस मकसद को हासिल करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो बजट तकरीर 4 दिन तक जारी रही, जिसमें 3 दिन तो लड़ाई झगड़ा हुआ, उनकी तकरीर शुरू होते साथ ही ख़त्म हो जाती थी, लेकिन चौथे दिन जो उन्होंने 3 घंटे तवील तकरीर की, उसमें उनका ये कहना था कि अपोजिशन बजट की मंजूरी को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। और इस मौके पर उनकी 2-3 दफ़ा मुलाकातें भी हुई बिलावल साहब ने, और बिलावल साहब ने बड़ी फ़राख दिली से इस बात का ऐलान किया कि बजट को रोकने के लिए, बजट को नाकाम बनाने के लिए मैंने पीपल्स पार्टी के जो तमाम अरकान असम्बली हैं वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दिए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जिस तरह का रोल प्ले करेंगे और जैसी हदायत देंगे बजट को मंजूर कराने के लिए या बजट को रोकने के लिए, तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी उनको लब्बैक कहेगी और उनके
दस्तो बाजू बनेंगे, लेकिन ना शहबाज शरीफ साहब थे, ना बिलावल साहब थे, ना पीपल्स पार्टी थी, ना नून लीग थी। और वो आहनी दीवार, मेरा ख्याल है वो उसके लिए लोहा नहीं मिला वो आहनी दीवार बनाने के लिए, तो वो बजट के तमाम जो रुकावटें थी दूर हो गई। अब अगर देखा जाए तो इस वक्त अपोजिशन क्या करी है। अब बिलावल साहब कैंपेन चला रहे हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली के जो इंतखाबात होने वाले हैं उसके लिए, और वो आज भी मुख्तलिफ़ जगहों पर गए हैं, उनकी कॉर्नर मीटिंग्स भी हुई हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने अवामी इज्तिमा से ख़िताब भी किया और उन्होंने दावा किया कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसा अपसेट करेंगे सब लोग परेशान हो जाएंगे। और उसके जवाब में फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि जनाब बिलावल साहब, आपको शायद कोई गलत फहमी है, जो सीटें हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली की उसके मुकाबले में, उसके तनाजुर में, उसके तनासुब में आपने सिर्फ 8 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार अभी तक उतारे हैं। तो 8 सीटों के साथ आप किस तरीके से आज़ाद कश्मीर की इंतखाबात जीत के हुकूमत बनाएंगे? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है उनका। मेरा ख्याल है बिलावल साहब को भी इसका जवाब देना चाहिए कि 8 सीटों से वो किस तरीके से हुकूमत बनाएंगे। अगर वाक़तन 8 ही सीटों पर पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो फिर तो इलेक्शन कैंपेन और इस किस्म की चीज़ें बिल्कुल ही इररेलेवेंट बन जाती हैं। आसिफ जरदारी साहब भी लाहौर में थे, शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर में थे, बजट इजलास में नहीं गए। और यहाँ पर आसिफ जरदारी साहब ने अपना जो मिशन लाहौर था उसको कंप्लीट भी कर लिया और उसके बाद वो चले गए कराची वापस। और फिर उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं जुलाई में वापस आऊँगा और वापस आते साथ ही यहाँ पर वो तहलका मचाऊँगा कि सबको लग पता जाएगा। लेकिन उनका जो मिशन लाहौर था वो मेरा ख्याल है कि उसमें भी उनको खातर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। कि मिशन लाहौर उनका कुछ इस किस्म का था कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। क्योंकि जिन 2 शख्सियात के साथ उन्होंने मुलाकात की उनमें से एक थे मंजूर भट्टू और दूसरे थे एजाज़ डियाल साहब। और उस पर दावा ये किया गया था कि दोनों शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। लेकिन अगले ही रोज़ ये बात मैंने भी आपके साथ जिक्र किया था कि एजाज़ डियाल साहब शामिल हो गए। लेकिन उनकी तरफ से जो एक तरदीदी बयान आया है वो ये है कि जनाब मैं उनसे मिला ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। और इसी किस्म का ऐलान आया है जनाब मंजूर भट्टू की तरफ से। लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब का जो मिशन लाहौर था वो अगर इन 2 शख्सियात के लिए था और फैसल सालेह हयात, मखदूम अहमद महमूद और कासिम ज़िया साहब से मुलाकातों की हद तक तो बहुत बेहतर रहा और उनकी ज़िम्मेदारियां भी लगाई कि जनाब तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। लेकिन ख़ुद क्या करना था इसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि उनको अभी तक ख़ुद इस बात का अंदाज़ा रहा हो। उन दावा ये किया जा रहा था कि आसिफ जरदारी साहब अपना पॉलिटिकल शेयर बढ़ाएंगे। लेकिन वो पॉलिटिकल शेयर अगर 4 मुलाकातों में 4 शख्सियात से मुलाकातों में बनना था तो वो उसमें भी नाकामी हुई। फिर ये कहा गया कि जनाब जुल्फ़िकार खोसा साहब DG खान से वो शमूलियत का ऐलान करेंगे। अभी तक उनकी तरफ से भी किसी किस्म की कोई शमूलियत का ऐलान नहीं हुआ। फिर ये पता चला कि जनाब नदीम अफजल चंद साहब और नज़र गोंदल साहब वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इस तरफ से भी कोई ऐलान नहीं हुआ। बल्कि नदीम अफजल चंद साहब जिन दिनों में आसिफ जरदारी साहब लाहौर में मौजूद थे वो उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकातें कर रहे थे। तो अजीब सी सूरत हाल, अजीब सी खिचड़ी पक गई है। 2023 में अगर इंतखाबात होने हैं और इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अपना शेयर लेना है और उस शेयर के लिए आसिफ जरदारी साहब जो ख़ुद पीपल्स पार्टी को हेड कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मौजूदगी के दौरान पीपल्स पार्टी पंजाब का सदर और सेक्रेटरी तक दोनों को नॉमिनेट नहीं कर सके, उनका इंतखाब नहीं कर सके। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जब पार्टी के अंदर ये सिचुएशन है तो फिर नेशनल फ्रंट के ऊपर क्या सिचुएशन होगी। मैं तो ये सोच के बड़ा परेशान हो रहा हूँ कि एक जानिब वो बजट इजलास जिसके बारे में ये तवक्को की जा रही थी कि यहाँ पर कुछ अपसेट्स रिज़ल्ट्स मिलेंगे, वहाँ पे बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन हुई। अब बजट बड़े आराम से मंजूर करा लेगी गवर्नमेंट कल, और कल ही वो अपने जो अरकान असम्बली हैं उनको एक रोटी खिलाएंगे, रात को खाना देंगे और वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब खिताब करेंगे, सबका शुक्रिया अदा करेंगे और उसके बाद सब लोग पुरानी तनख्वाहों पर काम करेंगे। और अगर पुरानी तनख्वाहों पर ही काम करना था तो फिर इतना खलारा, पंजाब में ना इतना खलारा डालने की क्या ज़रूरत थी? फिर बड़े आराम सुकून से हो जाना था सारा काम। फिर इतने दावे करने की क्या ज़रूरत थी? और उन दावों के नतीजे में जो नताइज हैं वो जब उस तरीके से नहीं आ रहे जैसे हम सोच रहे हैं तो फिर तो सूरत हाल बड़ी ख़राब है। और अगर ऐसे ही मनाजर और इसी तरीके से गैर संजीदगी के साथ अपोजिशन ने अपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है तो आपका क्या ख्याल है कि इससे ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो सकेंगे? मेरा तो नहीं ख्याल कि इस तरह की कार्रवाइयाँ, जिस तरह की
अपोजिशन कर रही है उससे किसी भी किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि अपोजिशन दुआ मांग रही है सिर्फ, या तो अल्लाह ताला से या पिंडी वालों से कि जनाब आप ही को रहम कर सके, हमारे बस का ये काम नहीं है। क्योंकि अगर बस का काम होता तो शायद अब तक कुछ इसमें पेशरफ्त हो चुकी होती। एक पेशरफ्त हुई है सारी सूरत हाल में, ये जो मैंने अभी आपको बताया आसिफ जरदारी साहब का और कौमी असम्बली का जो पेशरफ्त हुई है वो सिर्फ ये हुई है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने फ़ैसला किया है, एक ये कि जनाब आसफा भुट्टो भी लाहौर आएंगी, और दूसरा ये कि उनको पंजाब से एक सीट पर इलेक्शन लड़ाया जाएगा और उनको कौमी असम्बली भिजवाया जाएगा। और मेरा ख्याल है यही वो शेयर है जो आसिफ अली जरदारी साहब लेने के लिए एक हफ़्ता लाहौर में क़याम किया उन्होंने, ना किसी पीपल्स पार्टी के बंदे से मुलाकात की। और दिलचस्प बात आपको बताऊँ कि इसमें जो कमर ज़मान कायरा साहब थे और चौधरी मंजूर साहब थे जो इससे पहले ओहदों पर मौजूद थे पंजाब में, आसिफ जरदारी साहब की उनके साथ एक भी मुलाकात नहीं हुई, बल्कि वो बिलावल साहब के साथ उनको बिलावल साहब अपने साथ ले गए हैं आज़ाद कश्मीर। और अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। ये सूरत हाल आगे किस तरफ जाएगी ये तो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बातें इस तरह की भी मिल रही हैं कि आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात के बाद जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर अब सफाइयाँ दे रहे फिर रहे हैं कि जनाब मैं तो वैसे गया था, मैं तो ऐसे गया था, मैंने तो इस वजह से मुलाकात की, मैंने तो उनकी इयादत करनी थी, मैंने उनकी खैरियत दरियाफ्त करनी थी, मैंने उनका शुक्रिया अदा करना था कि उन्होंने अपना उम्मीदवार पंजाब असम्बली में बिठा लिया जिसकी वजह से हमने यहाँ पर सबको अनअपोज्ड इलेक्ट करा लिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा करना था क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो 7 अरकान असम्बली हैं पंजाब असम्बली में, उन्होंने पंजाब असम्बली में बजट सेशन के दौरान बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने बिल्कुल असम्बली डेकोरम का ख्याल रखा। इस किस्म के वो सफाइयाँ पेश कर रहे हैं और इन सफाइयों के नतीजे में भी सिर्फ यही होगा कि उनकी जो नौकरी है वो पक्की रहेगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि सूरत हाल वही है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारान ने, शोर मचाया, बजट के ऊपर तनकीद की, 3 दिन लड़ाई लड़ी और उसके बाद आमादगी ज़ाहिर कर दी इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने के लिए। फिर इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने के लिए एक फार्मूला दिया, वो फार्मूला भी रद्द हो गया। और ये खेल है जो मेरा ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के साथ ही खेला जा रहा है। क्योंकि ये जो सूरत मैंने अभी देखी है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इससे तो मुझे खुद खासी मायूसी हुई कि हम जिन लोगों के ऊपर तवक्को कर रहे थे कि वो किसी तरफ संजीदगी का मुजाहरा करेंगे, तो उनकी तरफ से तो संजीदगी नहीं, एक तरह की लाताल्लुकी है। और ये लाताल्लुकी किसी भी तरफ से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छी नहीं। क्योंकि सब लोग किसी न किसी तरफ से, किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी ज़रिए से शायद ब्लैकमेल हो रहे हैं। मेरा ख्याल है जज अरशद मलिक की तरह सबकी वीडियोज़ हैं, जब कुछ ज़्यादा हिलजुल करना शुरू होता है उसकी वीडियो दिखा देते हैं कि जनाब ये तुम्हारे हैसियत, बस इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं। और सब वहाँ पे दुबक के बैठ जाते हैं और ख़ामोश हो जाते हैं। और अगर ऐसा चलना है तो इमरान साहब के लिए बहुत ज़्यादा गुड लक कि वो 2023 तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। बल्कि अगर ऐसी ही अपोजिशन का उनको सामना करता मज़ीद मिला तो शायद अगले 5 साल भी इस मुल्क पर हुकूमत करेंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।